चलिए पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। इतिहास के इस संविधान की इस विकास यात्रा में हम आपको यूनियन एंड इट्स टेरिटरी करा रहे हैं, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। कल हमने आपको आर्टिकल 3 तक अच्छे से करा दिया था और कुछ सवालों के साथ छोड़ा कि भाई ये अधिकार पार्लियामेंट के पास ही क्यों हैं कि वो नया स्टेट बना सकते हैं, किसी भी स्टेट की बाउंड्री को, नेम को और टेरिटरी को आल्टर कर सकते हैं, क्यों स्टेट्स को ये राइट नहीं है। हमने कल ये पढ़ा था कि जो प्रेसिडेंट है उसके प्रायर रिकमेंडेशन के साथ ही वो बिल है जो कि किसी भी स्टेट को बनाने, उसकी बाउंड्री, नेम या टेरिटरी को आल्टर करने से रिलेटेड प्रेजेंट किया जाएगा, वो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन के साथ आएगा। ये हमने चर्चा की थी और हमने ये भी कहा था कि वो जो भी बिल है उसको उन रिस्पेक्टेड स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास भी रेफरेंस के तौर पर भेजा जाएगा, उन पर वो विचार करेंगी। अब इसके तथ्य में हमने क्या क्या पढ़ा था जिस पर आज हमें डिटेल में जाना है, उसको समझते हैं और फिर आर्टिकल 4 भी हमें करना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो प्रेसिडेंट हैं जब वो रिकमेंडेशन प्रेजेंट करेंगे कि भाई बिल इस तल्लख में आ सकता है स्टेट बनाने या स्टेट की बाउंड्री, नेम या टेरिटरी को आल्टर करने को लेकर के, तो ये बिल को प्रेजेंट करने की रिकमेंडेशन देने से पहले प्रेसिडेंट को रेफरेंस भेजना है स्टेट को। ये बात को कभी कंफ्यूज नहीं करना। प्रेसिडेंट जब रिकमेंड करेगा पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट बिल प्रेजेंट कर दे उस स्टेट को बनाने को लेकर के या किसी स्टेट की बाउंड्री, नेम या टेरिटरी को आल्टर करने को लेकर के, इस रिकमेंडेशन से पहले प्रेसिडेंट का रेफरेंस होगा, रेफरेंस जाएगा रिस्पेक्टेड स्टेट लेजिस्लेचर को। ये तथ्य क्लियर हुआ। रेफरेंस पहले, रिकमेंडेशन बाद में। क्या होगा पहले अमराज? किसको? और रेफरेंस के बाद क्या होगा? रिकमेंडेशन होगी। चलिए, तो रेफरेंस देन रिकमेंडेशन। बारीक क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, ये पहले ही बात। दूसरा एस्पेक्ट इसमें क्या था कि वो जो रेफरेंस होगा उसमें उस स्टेट लेजिस्लेचर को इस रेफरेंस के तहत जो भी बिल प्रेजेंट होना है फर्दर पार्लियामेंट में, जिसे पार्लियामेंट ही आगे रेटिफाई करने वाला है, उस बिल को कंसिडर करने के लिए, यानी कि उस रेफरेंस को कंसिडर करने के लिए उस लेजिस्लेचर को कोई समय दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? आवाज़ें ज़रा बाहर आएं। दिया जाएगा कि नहीं? दिया जाएगा। ये जो समय है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है कोई ऐसा फिक्स्ड टाइम? ऐसा कोई समय फिक्स्ड नहीं है। वो कितना समय होता है? वो समय होता है जितना प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। अच्छा, इस समय में फिर कोई वृद्धि हो सकती है? हाँ, इसमें उतनी ही वृद्धि हो सकती है जितनी फिर से प्रेसिडेंट ही इसको वृद्धि करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। चलिए, ये भी एक तथ्य प्रमाणित हुआ। अच्छा, कोई भी स्टेट ने उस समयबद्ध सीमा के तहत जो प्रेसिडेंट ने उनको रेफरेंस दी थी कि मान लीजिए किसी स्टेट की टेरिटरी, उसकी बाउंड्री, उसका नेम आल्टर करने जा रहे हैं, कोई नया स्टेट बनाने जा रहे हैं, प्रेसिडेंट ने ऐसा रेफ़र किया था। अगर स्टेट ने इसके विपरीत रेजोल्यूशन पास कर दिया, स्टेट ने इस रेफरेंस के विपरीत एक रेजोल्यूशन पास कर दिया, टाइम बाउंड मैनर में ही किया। मान लीजिए प्रेसिडेंट ने 14 डेज़ का टाइम दिया था और 14 डेज़ के अंदर अंदर ही उस रेफरेंस के ऊपर रिस्पॉन्स आ गया उस स्टेट लेजिस्लेचर का, और रिस्पॉन्स जो है वो एंटी रेफरेंस है, उसके विपरीत है। कि मान लीजिए प्रेसिडेंट रेफरेंस ने नाम बदल के रखना चाहा ए और स्टेट लेजिस्लेचर ने कहा कि नहीं, नाम रखिए बी, तो क्या टाइम बाउंड मैनर में भी अगर किसी लेजिस्लेचर ने रिस्पॉन्स दे दिया है तो क्या प्रेसिडेंट यानी कि पार्लियामेंट इसको मानने को लेकर के बाउंड है? नहीं, इसको मानने को लेकर के बाउंड बिल्कुल भी नहीं है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर सुप्रीम पोजीशन किसकी नज़र आ रही है? यानी कि प्रेसिडेंट यानी कि पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट यानी कि पार्लियामेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर फिर फर्दर इस रेफरेंस के आधार पर रेकमेंड पेश होने के लिए रेकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट कि अब आप बिल पेश कर दीजिए। और प्रेसिडेंट ये सब क्यों कर रहे हैं, आप खुद सोचिए। प्रेसिडेंट ये सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर कर रहे हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द स्टेट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि एग्जीक्यूटिव, यानी कि सरकार एक तरह से। ये किसकी होती है? जिसके पास लोकसभा में मेजॉरिटी होती है।
तो एक तरह से यहाँ पर प्रेसिडेंट यानी पार्लियामेंट में इसी सेंस में कह रहा हूँ। आई बात समझ में? प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट कहने का मेरा और कोई सेंस यहाँ पर नहीं है। तो हमने देख लिया पार्लियामेंट यहाँ पर सर्वे सर्वा है इस मामले में। आई बात समझ में? चलिए अब आप मुझे बताइए कि अगर वो जो स्टेट लेजिस्लेचर जिसे प्रेसिडेंट ने रेफरेंस भेजा था, अगर वो स्टेट लेजिस्लेचर समयबद्ध सीमा के तहत वो कंसिडरेशन नहीं कर पाई उस रेफरेंस पे, टाइम एक्सीड हो गया, तो क्या होगा? वो डीम्ड ही माना जाएगा कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है टाइम एक्सीड कर गया। इसका मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के एंड पे ये डीम माना जाएगा कि उसने अपनी जो कंसिडरेशन है, जो सजेशन है, वो टेंडर कर दी, वो दे दी, और पार्लियामेंट फिर भी रुकेगी नहीं। तो वो रेफरेंस का टाइम निकल जाने के बाद भी वो जो रिकमेंडेशन के बेस पे वो बिल है वो लैप्स नहीं होगा, वो एज इट इज़ ही फर्दर परस्यू होगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी हमें तथ्य प्रमाणित हो गया। चलिए स्टेट्स के विषय में ये हुआ। यूनियन टेरिटरीज़ के विषय में अगर किसी तरह का कोई टेरिटरी बाउंड्री नेम अल्टरेशन करना है या कोई नया बनाना है, तो इसके लिए क्या किसी लेवल पर प्रेसिडेंट को रेफरेंस भेजने की ज़रूरत है उस यूनियन टेरिटरी को? क्योंकि यूनियन टेरिटरी को रेफरेंस इसलिए नहीं भेजना क्योंकि वो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अंदर है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है, और सारा प्रोसीजर पार्लियामेंट में ही हो रहा है। तो फिर स्टेट लेजिस्लेचर को क्यों भेजना? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट उसी की है जिसके पास लोकसभा में मेजॉरिटी है। इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, आपने प्रेसिडेंट ने एक रेफरेंस भेजा एक स्टेट को, उसकी लेजिस्लेचर को कंसिडरेशन के लिए। मान लीजिए नाम से, एरिया से, नाम, बाउंड्री या टेरिटरी से जुड़ा हुआ कुछ भी अल्टरेशन था, उसने अपना रेफरेंस भी टाइम बाउंड मैनर में दे दिया स्टेट ने, और उसके बाद अब प्रेसिडेंट ने रिकमेंड भी कर दिया पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट इसके आगे प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, इसमें अब फर्दर पार्लियामेंट के अंदर ही अमेंडमेंट्स आ रही हैं, तो हर अमेंडमेंट के समय में क्या फिर से फ्रेश प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन, प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस जाएंगी उस रिस्पेक्टेड स्टेट लेजिस्लेचर को या नहीं? नहीं जाएंगी। ये भी बात याद रखें। फर्स्ट टाइम जब भी प्रेसिडेंट रेकमेंड करेगा कि बिल प्रेजेंट हो जाए किसी भी तरह के स्टेट की टेरिटरी बाउंड्री नेम अल्टरेशन को लेकर के, उसके रिलेटेड जब सेकंड थर्ड फोर्थ टाइम अगर कोई अमेंडमेंट प्रेजेंट हो रही है, तो उस टाइम पर अगेन कोई फ्रेश रेफरेंसेस तो उस स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं दी जाएंगी। इस बात का आपको ख्याल रखना है। ओके, ये बात क्लियर हुई? इतने वर्ड, इतने तथ्यों से हमें क्या प्रमाणित हुआ है? एक स्टेटमेंट हमारे सामने ये जस्टिफाई हो गई है कि द पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स विल। यानी कि इंडिया का पॉलिटिकल मैप पूरी तरह से रीड्रॉ करने की शक्ति पार्लियामेंट को ही है। पॉलिटिकल मैप जैसे आपके सामने है, ये राज्य हैं, सारे बने हुए हैं, नीचे ऊपर से लेके नीचे, मतलब उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक। ठीक है? अब यहीं पर हमारा सवाल खड़ा हो रहा था कि यहीं से फिर एक स्टेटमेंट निकल करके आती है कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन जैसा सिस्टम इस्टेब्लिश कर रहा है वो ये है कि जो स्टेट्स हैं उनकी इंटीग्रिटी और कॉन्टिन्यूटी सिक्योर नहीं है, एंश्योर्ड नहीं है। क्यों? मैं आपको समझाता हूँ उदाहरण के तौर पर। इंटीग्रिटी और कॉन्टिन्यूटी क्यों कॉन्स्टिट्यूशन सिक्योर नहीं कर रहा है? उदाहरण 1953 की बात करें अगर हम, तो आंध्र बन रहा है, आंध्र स्टेट बन रहा है। ये किसकी जगह पे बन रहा है? किसी ज़माने में एक मद्रास स्टेट हुआ करता था। उस मद्रास स्टेट से, और जो हैदराबाद रिजिम है उस समय का, हैदराबाद प्रिंसली स्टेट के अंदर आता था, तेलुगु भाषा की टेरिटरी को ऑर्गेनाइज करके आंध्र स्टेट बना रहे हैं। तो मद्रास ख़त्म हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि उसी से तमिलनाडु भी निकलेगा। आई बात समझ में? ये क्लियर हुई बात? तो फिर मद्रास की कॉन्टिन्यूटी तो इंश्योर ही नहीं हुई। मद्रास अल्टर नहीं होगा, ऐसा कभी कहीं कोई सिक्योरिटी तो मिली ही नहीं, ना इंटीग्रिटी सिक्योर हुई ना कॉन्टिन्यूटी। जैसे एक स्टेट हुआ करता था बॉम्बे, लेकिन 1960 में बॉम्बे से ही मराठी स्पीकिंग महाराष्ट्र आ रहा है, और गुजराती स्पीकिंग गुजरात आ रहा है। गुजरात सही है, ठीक है, गुजरात आ रहा है।
तो 1960 के बाद से क्या कोई स्टेट ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है? बॉम्बे। अब क्या एग्जिस्ट कर रहा है? महाराष्ट्र और गुजरात। तो फिर तो बॉम्बे स्टेट तो अब है ही नहीं। देयर इज़ नथिंग लाइक बॉम्बे। बॉम्बे तो अब एक मुंबई के नाम से सिटी है, तो बॉम्बे तो कोई स्टेट तो है ही नहीं, पर पहले तो वो था, फिर अब क्यों नहीं है? आई बात समझ में? इसी तरह से 1966 में पंजाब से निकल रहा है हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। उसके पहले तो हिमाचल और हरियाणा थे ही नहीं, वो कहाँ से आ गए फिर? और पंजाब उसी फॉर्म में आज नहीं है जैसा कभी था, इसको भी समझिए ज़रा। 1972 में यूनियन टेरिटरीज स्टेट में बदल रही हैं, मणिपुर और त्रिपुरा। मणिपुर और त्रिपुरा यूनियन टेरिटरीज हैं, वो स्टेट में बदल रही हैं। और एक सब स्टेट है मेघालय, वो भी फुल स्टेट में बदल रहा है। तो 1972 में 3 स्टेट एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। और 2 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो उस समय में टेरिटरीज बन रही हैं, यूनियन टेरिटरीज बन रही हैं, मिजोरम और अरुणाचल। वो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं लेकिन वो यूनियन टेरिटरी बन रही हैं। फिर वो आगे जाकर के स्टेट्स बन जाएंगे 1987-88 के अराउंड, 1986-87 के अराउंड। अरुणाचल प्रदेश भी स्टेट हो जाएगा, मिजोरम भी स्टेट हो जाएगा, और यही समय है जब गोवा भी स्टेट हो जाएगा। गोवा यूनियन टेरिटरी है, समझिए इस बात को। तो जो पहले स्टेट है, जैसे अभी आपके सामने रीसेंट आप मुझसे पूछे सर उदाहरण दीजिए, जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, क्या आज जम्मू कश्मीर कोई स्टेट है? आज J&K यूनियन टेरिटरी है। लेकिन पहले कभी कोई लद्दाख स्टेट जैसी या लद्दाख यूनियन टेरिटरी सुनी थी? लेकिन यार लद्दाख नाम की एक यूनियन टेरिटरी है, एक J&K यूनियन टेरिटरी हो गई, एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी हो गई। जबकि थोड़े ही समय अभी 5 अगस्त 2019 से पहले J&K एक स्टेट था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट की इंटीग्रिटी और कॉन्टिन्यूटी इंश्योर्ड नहीं है। लेकिन अब मुझे आप एक बात बताइए, 1950 26 जनवरी से लेकर के अब तक इंडिया है कि नहीं है? इंडिया में कोई परिवर्तन दिखा आपको? एक भी टेरिटरी बताओ जो सिसीड की हो, कोई ले गया हो हमसे, हमने दे दी हो। हाँ, वो युद्ध हुए, POK हो गया, चलो कुछ चाइना ले गया वो अक्साई चीन का एरिया, और उधर से अरुणाचल के क्षेत्र में थोड़ा बहुत। लेकिन मुद्दे की बात यह कि हम अभी मानते थोड़ी ना है उसको, उसके लिए तो फाइट ही चल रही है। हम तो यही कहते हैं पाकिस्तान ने धोखे से भेज दिया चाइना को, चाइना के साथ LAC क्लियर हो जाए तो वो एरिया सारा अपने पास ही आ जाएगा, यही बातें चलती। और चाइना ऑब्जेक्ट करता है जब अरुणाचल प्रदेश में हमारे प्रधानमंत्री या फिर कोई और अथॉरिटीज़ जाते हैं, वो कहते हैं यहाँ आपको आना नहीं चाहिए था। तो मुद्दे की बात है, सेसेशन तो कुछ नहीं हो रहा है, इंडिया एज इट इज़ बना हुआ है। तो इंडिया की इंटीग्रिटी और कॉन्टीन्यूटी क्या है? सर्वोपरि है, सैक्रोसेंक्ट है, सुप्रीम है। इसी के लिए ही इंडिया की इंटीग्रिटी और कॉन्टीन्यूटी बनी रहे, इसलिए स्टेट्स की इंटीग्रिटी और कॉन्टीन्यूटी को इंश्योर नहीं किया गया। क्योंकि स्टेट्स की इंटीग्रिटी और कॉन्टीन्यूटी को इंश्योर किया जाता तो इंडिया की इंटीग्रिटी और कॉन्टीन्यूटी नहीं रह पाती। जैसे उदाहरण यह है कि 1940 में तमिल मूवमेंट शुरू होती है एंटी ब्राह्मण मूवमेंट के नाम पर, और उसी के आधार पर बाद में फिर बाकी मूवमेंट्स भी आ रहे हैं, जैसे आंध्र की लिंग्विस्टिक मूवमेंट, कर्नाटका की कन्नड़ भाषा के आधार पर, केरला की मलयालम भाषा के आधार पर, क्यों भाषा के आधार पर मूवमेंट शुरू हुई तमिलनाडु 1940। अब मुद्दा ये आ जाता है कि अगर उस समय में केंद्र को यह शक्तियाँ ना ग्रहण होती कि वो भाषा के आधार पर मद्रास से निकाल के एक तमिलनाडु बना दे और एक आंध्र बना दे, तो फिर वहाँ के लोग उस मद्रास स्टेट में सेटिस्फाइड तो होते नहीं। केंद्र सरकार यहाँ पर हेल्पलेस सी नज़र आती, मद्रास स्टेट में वो लिंग्विस्टिक लोग सेटिस्फाई कभी नहीं होते। तो फिर क्या होता? हो सकता है सेसेशन हो जाता, हो सकता है वो भारत से अलग हो जाते, तो भारत की इंटीग्रिटी और कॉन्टिन्यूटी फिर इंटैक्ट रह पाती? नेवर। सो कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत ही डेलिबरेट सेंस में कुछ चीज़ों को यहाँ पर सेटल किया। क्या डेलिब्रेशंस हैं यहाँ पर? सबसे पहले कि पार्लियामेंट को इतनी सुप्रीम पावर प्रोवाइड कर देना कि कोई एक राज्य बना रहे हैं आप, किसी एक राज्य से, आर्टिकल 3 के अंदर राज्य कैसे बनता है मैंने बताया कि कोई एक राज्य से एरिया लेकर के दूसरे राज्य में जोड़ दीजिए, दोनों राज्यों से थोड़ा थोड़ा एरिया लेकर जोड़ के एक नया राज्य बना दीजिए, 2 राज्य आपस में जोड़ करके एक नया राज्य बना दीजिए, है ना।
इस तरह से हम और कोई एक राज्य से एरिया निकाल के ही उसको एक नया स्टेट बना दीजिए, जैसे तेलंगाना बना। इतने सारे काम आप कर रहे हैं। फिर बाउंड्रीज अल्टर कर सकते हैं, नाम अल्टर कर सकते हैं, टेरिटरी उसकी अल्टर कर सकते हैं, सब आर्टिकल 3 के अंदर आप कर रहे हैं। ये जो कार्य आप आर्टिकल 3 के अंदर कर रहे हैं, इसका उद्देश्य ही क्या है, क्या पर्पज़ है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर इस बात को भली भांति समझते थे कि कंट्री में प्लूरलिज्म बहुत है, डाइवर्सिटी बहुत ज़बरदस्त है, लिंग्विस्टिक, रीजनल, कल्चरल, एथनिकल, और इतनी हाई डाइवर्स आस्पेक्ट में रीजनलिज्म बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। रीजनलिज्म की टेंडेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आप एक अफेक्शन, एक लव, एक कनेक्टिविटी फील कर रहे हैं अपने एक स्पेसिफिक रीजन के साथ। तो रीजनलिज्म इज़ ऑलवेज रैम्पेंट इन दिस कंट्री। ऐसे में अब अगर इमेजिन करके देखिए कि दो स्थितियां बताता हूं आपको मैं, ज़रा सोच करके देखना कि दो स्थितियां अगर होती तो परिस्थिति कैसे हो जाती। थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को ये ताकत नहीं देता कि पार्लियामेंट अपने ही लेवल पर ऐसा कर सकती थी कि वो किसी भी राज्य को बना दे या उसकी किसी राज्य की टेरिटरी, बाउंड्री या नेम को अल्टर कर दे। ऐसा पार्लियामेंट नहीं कर सकता था अकेले अपने दम पर, उसे पर्टिकुलर स्टेट की परमिशन भी चाहिए थी। परमिशन इन द सेंस कि जैसे अमेरिका में कंसेंट लेना ही जरूरी है, मैंडेटरी, ऐसे जो प्रेसिडेंट का रेफरेंस जा रहा है उस स्टेट को, वो बाउंड ही है कि प्रेसिडेंट फिर उस रेफरेंस के ऊपर जो भी सजेशन टेंडर किया है उस स्टेट ने, उस सजेशन को मानने को लेकर के बाउंड है। और अगर वो स्टेट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है प्रेसिडेंट का रेफरेंस, तो फिर पार्लियामेंट परस्यू भी नहीं कर सकती। अगर सिचुएशन ऐसी होती तो क्या होता, चलिए अब आपको बताते हैं। लंबी जद्दोजहद थी तेलंगाना में। 79% गोदावरी का बेसिन तेलंगाना में था, 68% कृष्णा रिवर का बेसिन तेलंगाना में था, 43% फॉरेस्ट रीजन आंध्र प्रदेश का तेलंगाना रीजन में था। लेकिन फिर भी डेवलपमेंट किधर थी, कोस्टल आंध्र में। तेलंगाना रीजन में क्या थी, डेवलपमेंट नहीं थी। और वहाँ के लोग क्या कह रहे थे कि दिस इज़ नॉट गुड, मदर स्टेट सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहा है जबकि रिसोर्सेज सारे हमारे एम्बिट में फॉल करते हैं और हम ग्रो नहीं कर रहे हैं। वी नीड सेपरेट तेलंगाना एट एनी कॉस्ट, वी नीड सेपरेट तेलंगाना। आंध्र क्या कह रहा था कि नहीं, आंध्र प्रदेश क्या कह रहा था, तेलंगाना नहीं बनेगा, तेलंगाना इंक्लूसिव पार्ट है आंध्र प्रदेश का, इसे अलग नहीं होने देंगे। अब सोचिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट बाउंड होती कि उसे आंध्र प्रदेश से वो बिल पास कराना ही कराना है या आंध्र प्रदेश की मर्जी माननी है, तो आंध्र प्रदेश तो ऐसा होने नहीं देता, कभी नहीं होने देता। मान लो, इमेजिन करो, मान लो अगर होने भी देता, लेकिन थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो वो होने ही नहीं देता, तेलंगाना नहीं बनता। लेकिन हमने देखा उन 1953-54 से ही, पोती श्री रामलू के समय से, मैंने सारी स्टोरीज के बारे में पढ़ाई थी, जो प्रोटेस्ट शुरू हुए तेलंगाना में। अभी जब तेलंगाना 2014 में बना भी, उसके पहले भी कितने लोगों ने खुद को आग की भेंट चढ़ाया, कितनी दंगे हुए। और अगर वो लोग अपनी एस्पिरेशंस कहीं से सेटिस्फाई, अब उनके सामने एक ही उम्मीद थी ना, पार्लियामेंट। स्टेट में मान लीजिए कि स्टेट लेजिस्लेचर में उन लोगों का उतना दबका नहीं, उतनी नंबरिंग नहीं। स्टेट लेजिस्लेचर में नंबरिंग ज़्यादा है, मान लीजिए किसी एक कम्युनिटी की या किसी एक रीजन के मेंबर की जो कोस्टल आंध्रा से बिलोंग करते हैं, तो वो तो फिर तेलंगाना रीजन के लोगों की एस्पिरेशन को कभी फुलफिल ही नहीं होने देंगे। तो फिर वो तेलंगाना के लोग क्या करेंगे, हम क्या पैदा कर लेंगे देश में, कैसे थॉट पैदा कर लेंगे, अलगाववाद पैदा होगा, सिविल वॉर की शुरुआत होगी, ध्वंस होने लग जाएगा। आप प्रॉब्लम को एड्रेस ही नहीं कर पा रहे होंगे, नॉट एट ऑल पॉसिबल। पार्लियामेंट इस सेंस में हेल्पलेस हो जाएगी, प्रॉब्लम का सोल्यूशन कोई नहीं होगा, युवा मरते चले जाएंगे, यूथ पे यूथ मरता ही चला जाएगा। ये एक प्रॉब्लम का आस्पेक्ट, पहली बात। अब दूसरी बात समझो जरा, मान लीजिए कि तेलंगाना रीजन के लोगों का डोमिनेंस आ गया आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेचर में, और सपोज करो कि अब अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर्स अपने लेवल पे ही अगर रेजोल्यूशन पास कर दें तो वो एक अलग राज्य बन सकती हैं या अलग अपनी बाउंड्री अल्टर कर सकती हैं, अपनी टेरिटरी, अपना नेम अल्टर कर सकती। डाइवर्सिटी देखिए आपने अपनी कंट्री में कितनी है, प्लूरलिज्म कितना स्ट्रांग है। अब ऐसे में स्टेट लेजिस्लेचर में मान लीजिए एक रीजन के लोगों का डोमिनेंस आ गया और वो ऐसा कर सकते हैं, उन्होंने मिल करके आंध्र प्रदेश रेजोल्यूशन पास करके क्या करेंगे, पूरे आंध्र प्रदेश को तेलंगाना डिक्लेयर कर देंगे। पूरे आंध्र प्रदेश को तेलंगाना डिक्लेयर कर दिया पहले, और फिर तेलंगाना का जो रीजन है पर्टिकुलर, डैम बना करके, रिजर्वायर बना के, सब कुछ बना करके वहाँ का विकास कर दिया, कोस्टल आंध्रा और बाकी क्षेत्र के लोगों का विकास नहीं होने दिया।
तो भी तो हम क्या देख रहे हैं, राइवलरीज। किस लेवल पर? सब रीजनल लेवल पर। एक रीजन, उसमें भी सब रीजनल राइवलरीज नज़र आ रही हैं, क्योंकि रीजनलिज्म का कंसेप्ट इससे बहुत स्ट्रांग होगा। अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर्स को इतनी शक्ति देने लगे तो जिस रीजन के लोगों का डोमिनेशन उस स्टेट लेजिस्लेचर में हो जाएगा, वो तो अपने उस रीजन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट या अपनी बाउंड्री अपने हिसाब से अल्टर करके, अपना नेम अपने हिसाब से अल्टर करके, अपनी लेजिस्लेचर को प्रमुखता दे करके अपनी ही एक कंट्री के अंदर एक नई कंट्री बना करके बैठ जाएंगे। बाकी लोगों के राइट्स फिर अधिकार उस रीजन में फिर फॉल करने वाले उस कम्युनिटी या उस रीजन से थोड़े इतर लोग जो बाहर से वहाँ जॉब करने आए थे, उनके राइट्स का क्या? और दूसरी बात, हर स्टेट को अगर ये अनुमति दे दें कि वो अपनी बाउंड्री, अपनी टेरिटरी अल्टर कर सकते हैं, ज़रा आप सोच के देखो कि बस में कंडक्टर नहीं है, बस में कंडक्टर नहीं है, हर सवारी को उसने ताकत दे दी कि अपने लिए कुछ सीट पे जितनी जगह बनानी है अपने दम पे बना लो। तो क्या हो रहा है, मैं इधर से कौन ही मारूंगा, हट उधर हो, तो थोड़ी जगह मेरे लिए बनेगी, मैं थोड़ा मजबूत हूँ, मैं कर भी सकता हूँ। वो उधर से कौन ही मारेगा, चट हट, क्योंकि उसको भी पीछे से बड़े भाई ने सपोर्ट दे दी। छोटा भाई रोने लगा, उसने पूछा क्या हुआ तेरे को, रो क्यों रहा है? उसने मुझे हाथ मार के उधर चिपका दिया, मैं खिड़की पे बैठा था, इसने मुझे उठा के इधर फेंक दिया सेंटर में है। वो कहेगा तेरी ऐसी, वो उसको धक्के मारेगा। तो हर राज्य को अपनी अपनी सेना रखनी पड़ जाएगी, अपनी अपनी सेना के आधार पे एक दूसरे से लड़ेंगे, ये मेरी टेरिटरी। इंटरनेशनलिज्म तो यहीं पे हो जाएगा, राज्य राज्य तो रहेंगे ना, तो देश हो जाएंगे। थोड़ी सी बस कर्नाटका कहेगा, थोड़ी सी कृष्णा नदी तुम्हारे उधर से गुजरती है ना, जो थोड़ी सी मेरे इतनी सी तो है जिसकी वजह से तुम उसका पानी मांगते रहते हो, मेरा स्टेट उधर तक तो जा ही रहा, थोड़ा और ऊपर को बढ़ा लेता हूँ, पूरी मेरे राज्य में आ जाएगी, फिर सारा गेम ही सेट है। वो थोड़ा ही ऊपर बढ़ाने के चक्कर में कर्नाटक थोड़ा ब्लड बाथ होगा, ब्लड बाथ। महाराष्ट्र कह रहा है कर्नाटका को, देखो तुम्हारा जो बेलगांव है ना, वहाँ बोलने वाले लोग मराठी हैं, वो तो मेरा ही बनता है, मैं वो ले रहा हूँ। बेलगांव के लोग भी बोल रहे हैं कि वह मी मराठी हमारे साथ ही, चलो हमारा आज से बॉर्डर ये वाला है। लेकिन फिर कर्नाटका का सेल्फ प्राइड किधर गया, वो तुमसे लड़, पुलिस रातों रात सेना बन जाएगी, आर्मी बन जाएगी, वो सिविल लॉज की एप्लीकेबिलिटी की बजाय टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने में लग जाएगी, जबकि पुलिस का ये काम नहीं होता। इसलिए तो आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम के थ्रू पुलिस में सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि उसका काम सिविल लॉज को अप्लाई करना है, एग्जीक्यूट कराना है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का जिम्मेवारी किसकी रहती है? या तो डिफेंस के अंदर आने वाली सेंट्रल आर्म्ड पुलिस, वो आर्म्ड पुलिस फोर्सेज होती हैं, आर्म्ड, वो सिंपल पुलिस नहीं होती, समझ आई? इसलिए नक्सलिज्म से वो लोग लड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो कुल मिलाकर के ये तो बवंडर, नदी खींच लो, पता लग रहा है मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, ये पहाड़ में क्या है साहब, इसमें हमारे इस पहाड़ में बहुत कोयला है, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम है, ये पहाड़ ना झारखंड तक भी जाता है। छत्तीसगढ़ वाला कह रहा है सर ये पहाड़ थोड़ा झारखंड तक भी जाता है, उधर से वो लोग छेदा करके कितना सारा कोयला खींच लेते हैं। कहते हैं अच्छा झारखंड तक जहाँ पहाड़ जाता है वहीं तक बॉर्डर कर लेते हैं अपना। जैसे कॉलोनी में नहीं देखा होता, जंग सी लगी रहती है, अपनी क्यारी आगे बढ़ाने की, उसकी क्यारी आगे बढ़ाने की। खेतों में अक्सर लड़ाइयाँ क्या होती हैं, छोटी छोटी वट्टें होती हैं जिस पे चलते हैं, वो भी एक्सपर्ट लोग ही चल सकते हैं ऐसे ऐसे पैर रख के, वो इतनी छोटी क्यों होती, कभी सोचा? थोड़ी वो ट्रैक्टर से छील लेता है अपनी, थोड़ी वो, कई बारी जो वट यहाँ से गुजर रही होती है नेक्स्ट सीजन में वो उसके खेत से गुजर रही होती है, कई बारी उसके बजाय इधर खेत से। और इस बात पे लड़ाई होती कि ओए दो दो कर्मों पे, एक एक कर्म पे गले कटते हैं खेतों में कि तेरी वाट इधर से कैसे गुजरी, ऐसे। फिर इधर से थोड़ा छत्तीसगढ़ गया, थोड़ा बढ़ाओ पहाड़ से, बस पहाड़ से आगे तक ले लेना, नया नक्शा बना के लॉन्च कर दिया, आज से पहाड़ से आगे से हमारा छत्तीसगढ़। झारखंड वालों को रोक रहे हैं कि कोयला नहीं निकालना है तो छत्तीसगढ़ है, झारखंड वाले बोल रहे हैं तुमने थोड़ा सा पहाड़ अपने अंदर लिया है ना, हमारे दिल में आ गया, अब तो पूरा पहाड़ ही हमें चाहिए। ऐसे करके बॉर्डर बनाएंगे नया, फिर कर लेना जो करना है। पंजाब वालों किसी ने कहा क्या हो रहा है, कहे सर फॉरेस्ट ही नहीं है पंजाब में, 6% फॉरेस्ट है, हमें तो मिनिमम 30% फॉरेस्ट चाहिए अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी। कह रहे हिमाचल में बतेरा फॉरेस्ट है, शिवालिक के पहाड़ों में ले लो। कह रहे कैसे ले लें, अपनी रेजोल्यूशन चलेगा, अपनी लेजिस्लेचर है, कल बिल बना के लाओ बढ़िया सा कि जितना भी इधर शिवालिक लग रहा है, चिंतपूर्णी इधर आगे सारा वो अपना ले रहे हैं अपन, पंजाबी बोलते हैं ना वहाँ के लोग, कहते हैं हाँ। लेने के बाद कल परसों में रेफरेंडम करा लेंगे उनसे कि तुमको पंजाब में आने में कोई प्रॉब्लम है, वो तो पंजाबी भाषी लोग हैं, वो कहेंगे नहीं हम तो पंजाब में ही थे, हमें तो बांट के अलग किया हुआ है, इस वजह से तो हमारी हिमाचलियों से लड़ाई चल रही है, लड़ाई भी चल रही है। आई बात समझ में?
ये भी प्रॉब्लम है। तो ये इधर से बॉर्डर बढ़ा के आ गया, उधर से रेफरेंडम कराया, वो अपने ही है। हिमाचल देख रहा है, ले भाई शिवालिक ले गए काट के हैं। कल तक चिंतपूर्णी अपना हिमाचल में था, श्राइन बोर्ड हमारे थे, आज उनका चल रहा है सब, रेवेन्यू सारा उनका। तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हो रही। जितनी चोएँ थी सारी चोएँ भी ले गए। कहते हैं हाँ सर चो भी चो रही हैं उधर से ही। अब केंद्र क्या कर रहा है? केंद्र देख रहा है, देश कट रहा है, छट रहा है, बट रहा है, केंद्र देख रहा है, पार्लियामेंट देख रही। कहते ये क्या हो रहा है यार, ऐसा नहीं हो सकता बेटे। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को ये दिखता था। कई लोगों को बड़ा दिल टूटता होगा ना, पार्लियामेंट कितनी जाती कर रही है, ऐसे किधर भी स्टेट बदल दे रही है, वो भी सिंपल मेजॉरिटी के साथ। स्टेटों से पूछना तो चाहिए अक्सर। देखो हमारे दिल से देश नहीं चलता, देश चलता है नियम कानून से। कई बार बड़ा दुख होता है ना यार। मैंने आर्टिकल 3 पढ़ा था बुक में, उसमें डायरेक्टली लिखा था कि मतलब पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स विल। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आखिर डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र में कुछ तो देखना चाहिए। उधर से खुद ही पढ़ा रहे थे, पार्लियामेंट खुद ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहा डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी जिंदा रहे इसलिए तो ये किया गया है। क्योंकि हर राज्य में अगर अपने अपने, क्योंकि देखो स्टेट अपनी देश में लिंग्विस्टिक है, ऐसे में नेचुरली प्रूवन सी बात है कि वो जो लैंग्वेज वाली कम्युनिटी है उनकी मेजोरिटी होगी लेजिस्लेचर में। वो हो गए लेजिस्लेचर में मेजोरिटी, और वो फिर सेल्फ प्राउड नेशनलिज्म जो जागेगा उस कम्युनिटी में कि हमारा स्टेट हिमाचल से छोटा क्यों। मटका चौक पे जाके प्रदर्शन कर दिया। पंजाब और हरियाणा में किस बात का ब्लड बात है? चंडीगढ़ को लेके पंजाब में हुंकार दे दी, अब हमें पावर में। चुनावी मुद्दे सोचो क्या होंगे। अभी तो चुनावी मुद्दा ही सिर्फ होता है कि हम केंद्र से रिक्वेस्ट करेंगे चंडीगढ़ पंजाब को सौंपा जाए, लेकिन कल को मुद्दा क्या होगा? आप हमें पावर में लाओ, अगले ही दिन रेजोल्यूशन पास करके चंडीगढ़ अपना। तुम तैयार रहो मोर्चा संभालने को, खड़े हो हमारे साथ, जनता भी कहेगी आग तलवारें नंगी लेके चंडीगढ़ अपना। जाके चंडीगढ़ अपना कर लिया, उधर से फिर वो लठ लेके चंडीगढ़ कर लो, चंडीगढ़ अपना, आधी जनता खत्म हो जाएगी उस चक्कर में। बेटा ऐसे नहीं चल, लड़ेंगे कैसे? डंडों से। पुलिस के पास डंडे और पिस्तौल नहीं है, वो तो सेना वाला काम तो है नहीं। और फिर अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर क्या होगा? फिर ज़रा सोचो, जब ऐसा गृह युद्ध जैसी परिस्थिति क्यों होगी, तो फिर सेंटर में भी तो किसी एक कम्युनिटी की मेजॉरिटी वाली कोई सरकार होगी ना, फिर उसको आप अपॉर्चुनिटी देंगे। तो कि गृह युद्ध की परिस्थितियां बन रही थी, उनको शांत करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा सेना और तोपें उतारी गई। दोनों राज्यों के ऊपर सेना और तोपों का आक्रमण हुआ और दोनों राज्यों में अब राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। तुम्हारे खुद के डेमोक्रेटिक राइट सस्पेंड हो जाएंगे। गृह युद्ध का हवाला दे दे करके पता नहीं लगेगा कब पूरी कंट्री अथॉरिटेटिव हो गई है, कब पूरा देश यूनिटरी सा हो गया अजीब सा। हर जगह पे सेना ही बैठी होगी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की तरह, समझ आई। और एक बार चंडीगढ़ की मांग करने के बाद, चंडीगढ़ पे कब्जा करने के बाद, चंडीगढ़ को छोड़ना कम्युनिटी के लिए और बेइज्जत हो जाएगा, और बेइज्जत। और उसी देश में हम सेकंड रैंक के सिटीजन से फील होने लग जाएंगे कि अब नहीं रहना इस देश में, सेकंड रैंक सिटीजन फील हो रहा है। हमें चंडीगढ़ से उठाया गया तो क्यों उठाया गया? उनको उठाना चाहिए था हरियाणा वाले कहेंगे हमें क्यों उठाया बे, हमें क्यों उठाया? हम नहीं तो हम दोनों फिर कौन? चंडीगढ़ लेते लेते हम भारत से अलग होने को तो आतुर हो जाएंगे। तमन्ना ये पैदा हो जाएगी कि आज इंडिया से अलग हो गई रहना है, अब इंडिया में कुछ नहीं है। और फिर जब ऐसी बातें होंगी तो फिर क्या होगा? थोड़ा सा ऑर्डर जाएगा मध्य प्रदेश को, राजस्थान को, दोनों तरफ से घेर लो। ये इंडिया से अलग हो रहे हैं, समझ लो कि अब अलग ही हैं, तुम अब इनके लिए एक फॉरेन कंट्री हो, दोनों तरफ से घेर लो। क्योंकि आर्टिकल 1 तो कहता ही है कि हम ऑक्यूपाई भी कर सकते हैं कोई भी टेरिटरी, और वो भी फिर इंडियन टेरिटरी का हिस्सा होगी। तो इनको पहले अलग करेंगे संडे को, मंडे को तुम दोनों राज्य एक फॉरेन कंट्री की तरह आक्रमण करना, ट्यूसडे को इनको कब्जा करना, वेडनेसडे को हम इन्हें नई टेरिटरी बना के अपने अंदर डालेंगे, और फिर इन्हें हम लिंग्विस्टिक स्टेट नहीं बनाएंगे, फिर इन्हें हम यूनियन टेरिटरी बना देंगे और इन पर शासन करेंगे। फिर वो कल्चरल राइट्स, वो आइडेंटिटी किधर गई? कितनी माथापच्ची करनी पड़ी होगी ड्राफ्टिंग कमेटी को, तो फिर ये प्रोविज़न डाला गया होगा कि पार्लियामेंट को ही पावर देना है। समझ आई बात? तो इसलिए बहुत विचार कर, सोच कर कि देश की इंटीग्रिटी सर्वोपरि है। पहली बात, देश यूनियन बने। लेकिन फिर आप सोचिए कि ये नौटंकी, अब आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को एक तो नौटंकी शब्द कह के, फिर सर ये नाटक भी करने की क्या ज़रूरत थी कि प्रेसिडेंट पहले क्या कर रहा है कि उसने रेफरेंस डाल दिया स्टेट को, फिर वो अपनी बदमाशी से अपने टाइम बता रहा है कि वो तो एक दिन बोल देगा कि एक दिन में ही भेजो मेरे को, ऐसा कुछ होगा? ऐसे में भेजेंगे वो
ऐसा नहीं होता बेटे कि एक दिन में कोई जिद नहीं होती, उसका पूरा प्रोसीजर होता है कि वो रेफरेंस दे रहा है, रेफरेंस के बाद सर वो मान भी नहीं रहा है, स्टेट नहीं मान रहा है वो करने को, तो फिर वो मान भी नहीं रहा है, फिर वो रेफरेंस ही क्यों भेज रहा है, ऐसी एक्टिंग ही क्यों हो रही है, ये प्रोसीजर ही कर्टेल कर दो सीधा ही। बेटा ये तो प्रोसीजर डलवाया गया उल्टा 1955 के अराउंड तो जाकर के डला है बड़ी मेहनत से कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन, प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी है। ऐसा बिल प्रेजेंट होने से पहले प्रेसिडेंट की क्या जरूरी है? प्रायर रिकमेंडेशन। जानते हो क्यों? कहीं इंडिया कोई राज शासन सा ना लगने लग जाए कि जो केंद्र में सरकार आ रही है चुनावी वादे करके, मजे लेकर के जो चाह रही है, उधर भी नाम बांट रही, किधर भी टेरिटरी। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट के मामले में माना जाता है कि प्रेसिडेंट एक इलेक्टेड बॉडी है और उसके इलेक्टोरल कॉलेज में केवल पार्लियामेंटेरियन ही नहीं होते, स्टेट लेजिस्लेचर के भी तो मेंबर हैं, पहली बात। दूसरी बात, पार्लियामेंट में भी कल एक लोकसभा के मेंबर नहीं है, राज्यसभा भी तो है, राज्यसभा में राज्य ही तो रिप्रेजेंट होते हैं। तो प्रेसिडेंट को जो चुनने वाला इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें अगर हम ये कह दें कि केंद्र सरकार अपनी मनमर्जियाँ चलाती है तो ध्यान रखें कि केंद्र सरकार माने लोकसभा, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में एक राज्यसभा भी है, एक राज्यों की लेजिस्लेचरें भी हैं, सब मिलकर के वो एक राष्ट्रपति बन रहा है। इस बात को ध्यान में रखें, समझ आई बात? तो इसको एक सिंबॉलिक फॉर्म में रखा गया है कि देश गणराज्य का कैरेक्टर लूज ना करे। देश गणों का राज्य है, ये नहीं है कि मेजॉरिटी वोट लेकर के चुनी हुई एक सरकार ही अथॉरिटेटिव हो गई। ऑलवेज ऐसे निर्णय गणराज्य के हितों में लिए जा रहे हैं, गणराज्य के द्वारा लिए जा रहे हैं, इसलिए हेड ऑफ द स्टेट पहले उसे रिकमेंड कर रहा है और रिकमेंडेशन से पहले भी हेड ऑफ द स्टेट रेफरेंस कर रहा है। और आपको मैं एक बात बता दूं, मेजॉरली रेफरेंसेस जो की जाती हैं उनमें ऐसा होता है कि स्टेट ने ही रेजोल्यूशन प्रपोज किया होता है पहले ही, स्टेट ने ही रेजोल्यूशन। जैसे उड़ीसा के द्वारा ही कहा जा रहा है ओडिशा करिए इसको, जैसे कैलकाटा ही कह रहा है कोलकाता करिए इसको, जैसे आसाम कह रहा है इसको असम करिए। समझिए इस बात को। रेयरेस्ट ऑफ रेयर इंसिडेंस आता है वो वाला जब हमें स्टेट नया बनाना होता है। रेस्ट अगर हम बात करें टेरिटरी, बाउंड्री या फिर नेम की, तो वो तो फिर अल्टीमेटली दिया स्टेट के द्वारा ही रेजोल्यूशन प्रपोज होता है। जैसे 2011 में स्वयं मायावती की सरकार थी, मायावती ने उत्तर प्रदेश में रेजोल्यूशन पास कर दिया था। सोचिए, केंद्र ने नहीं माना लेकिन वो खुद रेजोल्यूशन पास कर रही है कि उत्तर प्रदेश को 4 स्टेट में बांटो, पश्चिम प्रदेश, अवध प्रदेश, पूर्वांचल और बुंदेलखंड। उन्होंने तो रेजोल्यूशन पास किया। अब घर जाके नेट पे नक्शा ढूंढिए, पूरा प्रॉपर बांट दिया उन्होंने। लेकिन उस समय कांग्रेस सरकार ने इसको माना नहीं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए ने इसको फिर माना नहीं, तो वो हुआ नहीं। 2012 के उत्तर प्रदेश असेंबली के चुनाव का ये अहम मुद्दा था। मायावती कह रही थी चुनाव में आए तो बस देखिए रेजोल्यूशन हमने पास कर दिया है, चुनाव जितवाइए, हम कर देंगे ओके रिपोर्ट, हिमाचल उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांट देंगे। ऐसा होता रहा है लंबे समय से। तो एक राज्यों को ही बांटने के मामले में सेंटर और स्टेट में कन्फ्लिक्ट आता है। रेस्ट जो अल्टरेशन है, नेम है, बाउंड्री चेंजेस हैं, टेरिटरी का बढ़ाना घटाना, वो म्यूचुअल कंसेंट के साथ होता है ऑलमोस्ट। तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अपने आप में महत्वपूर्ण क्यों होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से प्रोविजन ऐसे भी रखे गए हैं जो लोकतंत्र की मैच्योरिटी पे छोड़े गए हैं, जो सिर्फ इस बात पर नहीं छोड़े गए कि उनकी लीगल एनफोर्समेंट का कंसेप्ट कितना स्ट्रांग है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये प्रोविजन